जय हिंद। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम क्लास 8th की आपकी पॉलिटी की किताब शुरू कर रहे हैं। क्लास 8th की पॉलिटी एनसीईआरटी, जिस किताब का आपका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, देखिएगा तो 6th में हमने फर्स्ट पार्ट किया, 7th में पार्ट 2, अब हम पार्ट 3 कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे दोस्तों सही बोलूं तो पार्ट 3 जो आपकी है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो किताब है ये आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास 8th की आपकी पॉलिटी एनसीईआरटी। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, अब जो 8th क्लास में हैं, ठीक है, जो नॉलेज के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पर जो खास करके कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं और जो एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, तो 8th की एनसीईआरटी इसलिए ज़रूरी हो जाती है ना, क्योंकि आपको इस किताब में काफ़ी सारी ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखने को मिलेंगी जो आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में आपको देखने को मिलता है। इस किताब में आपको काफ़ी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जो आपको सुनने को मिलेंगी। समझा तो मैं ही दूंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 8th के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा इतना हाई फाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिएगा तो इंट्रो है इस किताब का, तो उतना हाई फाई देंगे भी नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू करें दोस्तों, उससे पहले अगर आप नए हैं नॉलेज कैसल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अपना फीडबैक वीडियो के बाद, और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को। अब दोस्तों टॉपिक हम शुरू करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करें, पहले आपके सामने जो चल रही है। अब आप सो यार ये सौरभ हमें फुटबॉल क्यों दिखा रहा है, फुटबॉल के बारे में पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जी नहीं, फुटबॉल यहाँ पे आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक एग्जांपल था, आपकी किताब में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले, मतलब ये चैप्टर पढ़ने से पहले, कि देखिए क्या होता है ना, किसी भी जब हम स्पोर्ट्स को खेलते हैं, मान लीजिए अब हम फुटबॉल, इसमें चल रही है आपके सामने वीडियो जो चल रही है ये फुटबॉल की। अब फुटबॉल आप खेलते हैं तो फुटबॉल में आपके काफ़ी सारे रूल्स देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। अब अगर आप एक बार सोचिए कि अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फुटबॉल गेम में ना रहें तो क्या सीन हो जाएगा इस गेम का, कोई मतलब बचेगा क्या, इतनी पॉपुलैरिटी होती? अब मान लीजिए किसी बंदा कोई स्ट्राइकर अगर बॉल लेके आगे बढ़ रहा है और वो ऑफ साइड में है, ठीक है, ऑफ साइड में है और वो गोल मार देता है, रूल बुक में ऑफ साइड का कोई सिस्टम ही नहीं होता, तो वो तो गोल मान लिया जाता, ठीक है, फिर ओपोनेंट टीम का नुकसान हो जाता, मैच देखने में उतना मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, अगर फाउल का कोई रूल नहीं होता तो पता चले फुटबॉल नहीं WWE हो जाती, आपको भी पता है, थोड़े देखिएगा तो फुटबॉल में आप देखते होंगे तो एग्रेसिव पन आ जाता है अपने आप, डिफेंडर्स वगैरह जब क्लैश करते हैं, ठीक है, तो ये आप देखते ही होंगे। तो उसी तरीके से दोस्तों अब देखिए, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कोई सा भी स्पोर्ट हो गया, उसमें आपको एक स्पेसिफिक रूल्स देखने को मिलते हैं, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, ठीक है, कोई सा भी स्पोर्ट्स, कितने सारे स्पोर्ट्स आपको भी पता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो वही है कि फुटबॉल को भी अच्छे से गवर्न करने के लिए जब हमें एक रूल की ज़रूरत पड़ती है, एक रूल बुक की ज़रूरत पड़ती है। क्रिकेट खेलते हैं अगर कोई बच्चे, ठीक है, हॉकी खेलते हैं तो उनको भी पता होगा कि उसमें भी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, हर स्पोर्ट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है, हर स्पोर्ट्स को कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना है, उस हिसाब से रूल्स बनाते हैं वो। तो उसी तरीके से दोस्तों जब एक बात कंट्री की आती है ना, तो कंट्री को कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना है, एक सोसाइटी को कैसे चलाना है, तो उसके लिए भी एक रूल बुक होनी चाहिए, नहीं तो पता चला सोसाइटी भी मतलब WWE का रिंग ही बन जाएगी कि आओ पहलो जाओ, ठीक है, मतलब एक युद्ध का मैदान बन जाएगा, रूल बुक है ही नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो एक रूल बुक बहुत ज़रूरी होती है, और वो रूल बुक क्या है आप सभी जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही वो होती है जो एक कंट्री को अच्छे से गवर्न करने में मदद करती है, उसमें हर वो चीज़ लिखी रहती है, कैसे एक कंट्री को चलाना है, कैसे एक कंट्री में शासन चलेगा, लोगों को क्या देना है, ठीक है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करेगा, जुडिशरी कैसे वर्क करेगी, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए अब आप कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व समझेंगे, जब एक गेम को अच्छे से गवर्न करने के लिए, गेम स्मूथली चले, ठीक है, तब हम उसमें रूल बुक बनाते हैं। तो ये तो एक कंट्री की बात है, कंट्री को अच्छे से गवर्न करने के लिए, सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए हम एक रूल बुक की जो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, कंट्री को भी तो स्मूथली चलाना है, तो इसलिए हम दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो ये था आपका एक बेसिक सा था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ पाए कि आखिर ये किताब होती क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अपना मेन पॉइंट। अब यहाँ पे एक बार दोस्तों आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है आपका, देखिए दो पार्ट्स में मैं आपका ये लेक्चर लेके आऊँगा। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा तो व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो टॉपिक हम करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम करेंगे की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स वगैरह उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए जो अराइज होता है ये है आपका, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इस इमोजी में देखिएगा तो ये भी बंदा सोच रहा है कि आखिर एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वही देखिएगा तो 4-5 पॉइंट्स हैं, हम उसको देखेंगे इस वीडियो में। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर कंट्रीज अगर आप देखिएगा आज पूरी दुनिया में तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी जाती है, ठीक है, अगर देश को गवर्न करना है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को मतलब देखिएगा सर्व करता है सेवरल पर्पसेस, काफ़ी सारे पर्पसेस वो सर्व करता है एक देश में, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, और देखिए पहला पॉइंट जो है टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि सारी आपकी जो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा, पर ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो, वहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट भी करती है। फॉर एग्जांपल आपको पता ही हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना की अगर बात कर लें, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है पर उसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, ज़रा सा भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है, बार बार एक ही पार्टी में से मेंबर्स इलेक्ट होकर आ जाएंगे, तो ये सिस्टम है, तो उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये भी फ़र्क हो जाता है कि फ़र्क पड़ जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आप नोट कर सकते हैं, आपकी किताब में होगा भी, अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं तो उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, पर ज़रूरी नहीं है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपकी किताब में दे रखा है। थर्ड पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन, ठीक है। अब ये देखिए आपका जो हमने बोला है क्वेश्चन था आपका, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फर्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट लेज आउट सर्टेन आइडिया। अब देखिए क्या होता है ना कि जो कंट्री में लोग रहते हैं वो लोग क्या चाहते हैं कि कंट्री में क्या सिस्टम होना चाहिए, उसी आधार पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। जो कंट्री के लोग डिमांड करते हैं, जो कंट्री चाहती है वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है जैसे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हो वैसे पाकिस्तान का भी हो, ठीक है, चाइना का भी हो, थोड़े यूएसए का भी हो, फ्रांस का भी हो, थोड़े पॉइंट्स हमने उन कंट्रीज से उठाए भी हैं, यूएसए फ्रांस से, पर देखिएगा ऐसे नहीं कि पूरा ही एकदम डिट्टो छाप दिया है, क्योंकि यूएसए की सिटीजन्स देखिएगा कुछ और एस्पायर करते हैं, कुछ और चाहते हैं, उन्हें इस देश में कैसे रहना है वो कुछ और डिमांड करते हैं, फ्रांस के लोग कुछ और करते हैं। हमारे इंडिया में हमने इंडियन सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कि हमारे कंट्री में लोग क्या चाहते हैं, वो किस कंट्री में रहना चाहते हैं, कैसे देश में रहना चाहते हैं, ठीक है, उस कंट्री में जिस कंट्री में वो रहना चाहते हैं वहाँ पर वो लोग कैसे जी पाए, किस तरीके से जी पाए, ठीक है, क्या क्या आइडियल्स को देखना चाहते हैं, तो ये सब हम देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ के लोग अगर चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमें मिले तो फंडामेंटल राइट्स दे रखी है, राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम देखिएगा तो यहाँ पे मिल ही रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात कर लीजिए, सब चीज़ यहाँ पे दे ही रखी है, सब चीज़ यहाँ पे देखिएगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्पस मतलब तरीके से दे ही रखी है, ठीक है। तो ये होता है कि लोग क्या चाहते हैं अपने देश में, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा देश डेमोक्रेटिक है, ठीक, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया होगा वो डेमोक्रेटिक तरीके से लिखा गया होगा, सबको ध्यान में रखते हुए लिखा गया होगा। तो ये पॉइंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको भी आप देखिएगा तो अंडरलाइन कर सकते हैं किताब में। अब आगे चले हम, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स। आपको भी पता है देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे हमने एक स्पोर्ट्स में फुटबॉल लिया था उसमें भी रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसको क्या करना पड़ता है, वहाँ के जो फुटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें मानना पड़ता है, जो नहीं, ठीक है, मानना पड़ता है, ताकि फुटबॉल का गेम जो अच्छे से वो चल पाए, गवर्न हो पाए, ठीक है, मतलब स्मूथली प्ले हो पाए, ताकि लोगों को भी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आता है तभी तो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे जो लोगों को जो इस देश में रहते हैं उन्हें मानना पड़ता है, ठीक है। क्यों मानना पड़ता है, ताकि जो हमारा देश है ये अच्छे से गवर्न कर पाए, ठीक है, सोसाइटी अच्छे से फंक्शन कर पाए, गवर्न स्मूथली रन कर पाए कंट्री, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। कभी भी कोई अगर दिक्कत आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सीधे हम कहाँ भागते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पास भागते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है एक रूल बुक का कमाल, अब आप समझ गए होंगे। अब आगे चलें, यहाँ पे ले रखा है कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द आइडिया, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द सिटीजन। जाहिर सी बात है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों क्या है, एक आइडिया है, वैल्यूज़ हैं और बिलीव्स हैं एक सिटीजन के, ठीक है, जो वो चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन में देखना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन वही है, आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यही है। आगे चलें, देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नेपाल की कुछ बात दे रखी है, नेपाल की बात देखिएगा तो क्या दे रखी है यहाँ पे कि 1990 के अगर आसपास देखिएगा आप, क्या हुआ था 1990 में, किंग ज्ञानेंद्र के जो फादर थे उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम मतलब एस्टेब्लिश कर दिया था। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी था, मोनार्की सिस्टम भी थी, यानी कह लीजिए मोनार्क भी था वहाँ पे और थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक काम भी चल रहा था 1990 में।
10-12 साल तक तो ये काम अच्छे से चलता है, पर 2002 में क्या होता है, किंग ज्ञानेंद्र जो होते हैं उनके सन, वो क्या करते हैं, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जितना भी था, थोड़ा बहुत भी एग्जिस्ट करता था, उसको अबॉलिश कर देते हैं और पूरी तरह सारा कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं। फिर वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा तो पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाती है 2002 में। 2002 से लेकर 2008 तक चलता ही है। और 2008 में फाइनली क्या होता है ना, नेपाल में मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करके, ठीक है, फुल मतलब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर ली जाती है और फिर उसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये समझ में नहीं आया, देखिए समझाता हूँ अभी मैं। नेपाल में क्या था ना, जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, उसमें क्या था दिक्कत कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया होगा ना, वो दोनों नज़रियों को, मतलब दोनों चीज़ों को देख के, मोनार्की को और डेमोक्रेटिक को भी देख के लिखा गया होगा, ठीक है। बाद में तो डेमोक्रेटिक को हटाई दिया था, ठीक है, मतलब सॉरी, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था सबको अबॉलिश कर दिया गया था 2002 में। फिर 6 साल के अच्छे देखिएगा तो प्रोटेस्ट मूवमेंट के बाद, जो इनका स्ट्रगल फॉर मूवमेंट था, ठीक है, पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मोनार्क सिस्टम को अबॉलिश करके डेमोक्रेसी स्थापित कर दी। तो जो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा ना, वो पूरा डेमोक्रेसी को देखते हुए, डेमोक्रेटिक पर्पज से देखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसमें मोनार्क का कोई रूल नहीं, मतलब मोनार्क का कोई देखिएगा तो कंट्रोल नहीं होगा, मोनार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं लिखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा वो एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाएगा, ठीक है, ना कि एक मोनार्क पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब 1990 में कुछ और था, उसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था, पर यहाँ पे आपका सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि जैसा उस कंट्री चाहती है, उस कंट्री में जैसा पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसी आधार पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, ठीक है। अब चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, 1 पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ पे उसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा होगा, ठीक है। इंडिया में देखिएगा तो डेमोक्रेसी मतलब, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा डेमोक्रेटिक आधार पे लिखा गया होगा, ठीक है। सब उस चीज़ को नज़रिए में रखते हुए, तो जैसे वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट फिट बैठती है। इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। जैसा वहाँ के लोग चाहेंगे, जैसा वहाँ के लोग चाहते हैं कि उस देश में बना रहे, वो देश की पॉलिटिकल देखिएगा तो सोसाइटी, मतलब वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो जैसी है, उसी आधार पे आपका देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, ठीक है। तो ये नेपाल की बात होगी। अब आपसे मैं दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछूंगा, 3 में से एक का आंसर तो आपको देखिएगा तो मैप में ही मिल जाएगा। नेपाल से बताइएगा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह में देखिएगा पूछ लिया जाएगा। नेपाल से, सॉरी नेपाल नहीं, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से अपनी बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से अपनी बाउंड्री टच करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नेपाल की कैपिटल क्या है। तीसरा क्वेश्चन, नेपाल की करेंसी क्या है। इन तीनों का आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और चौथा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, चौथा क्वेश्चन एक और है कि नेपाल बताइएगा टोटल कितनी अपनी बाउंड्री, मतलब जो लेंथ है, नेपाल जितनी भी अभी नेपाल और भारत की जितनी बाउंड्री का लेंथ है वो कितना किलोमीटर है। तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो ये आपने स्टोरी ऑफ नेपाल देख ली। अब देखिए यहाँ पे सेकंड जो इंपॉर्टेंट पर्पस है ना, हमने फर्स्ट पर्पस देख लिया कि उन कंट्रीज़ के लोग जैसा मतलब सिटीजन चाहते हैं उसी आधार पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ये मैंने अभी आपको बताया कि कंट्री का जिस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम होगा उसी आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन हम लिखेंगे, ठीक है। अब कंट्री का देखिए, कंट्री में मोनार्क का सिस्टम है, मोनार्क मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, यानी या तो डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है, या तो मोनार्की होगी वहाँ पे, या तीसरा होगा डिक्टेटरशिप होगी। अब डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेटिक आधार पे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, मोनार्की होगी तो मोनार्की के आधार पे। तो पॉलिटिकल सिस्टम से आप समझ सकते हैं जिस तरीके का वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसी आधार पे आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब जहाँ पे मोनार्की वहाँ पे डेमोक्रेटिक आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख देंगे तो कोई उसका मतलब बनता नहीं है, ठीक है, और मतलब गलती हो जाएगा। वही नेपाल की यहाँ पे बात दे रखी है, ठीक है, पहले की बात है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद दी सोसाइटी। वही मैंने बता दिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम उस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी को अच्छे से गवर्न करने में काम करे, ठीक है। वही मैंने नेपाल का जो आपको बताया था कि जिस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा कंट्री में उसी आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो तीसरा अब हम चलेंगे पॉइंट, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 2 पॉइंट आप देख लिए, जिस तरीके के वहाँ के लोग चाहेंगे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन, लोग जिस देश में रहना चाहते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है वहाँ उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। और तीसरा पॉइंट अब हम चलेंगे थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस द सेफगार्ड्स अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटी। अब आप सोच रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ गार्ड करता है पावरफुल अथॉरिटीज़ से, ठीक है, ठीक है, पावरफुल अथॉरिटीज़ हमारी बैंड ना बजा सकें, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता है, क्या करता है, सेफ गार्ड करता है।
ठीक है। बेस्ट एग्जांपल देखिएगा तो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये पढ़ेंगे हम की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हम जाएंगे सेकंड पार्ट कल करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, सेफ गार्ड करते हैं पावरफुल अथॉरिटी से। अब आप सोचेंगे थोड़ा बहुत समझ में नहीं है, एक स्टोरी के जरिए समझा दें, तो स्टोरी चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है सुरेश, ठीक है, और ये सुरेश है, एक क्लास मॉनिटर है, और ये एक बुली है। बुली यानी देख लीजिए दादा समझ लीजिए, ठीक है, दादा है, अपने क्लास को मतलब देखिएगा तो दबा के रखता है, हुकुम चलाता होगा। तो देखिए क्या होता है ना, मिसेस राव जो इनकी क्लास टीचर होती हैं, वो कहती है कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, अर्जेंट काम है। किसको कहती है, सुरेश को। तब तक तुम क्या करो, क्लास को माइंड कराओ। माइंड क्यों कराओ, क्लास मॉनिटर है क्योंकि, ठीक है। तो सुरेश जो होता है ये अनिल को पकड़ लेता है, पकड़ यानी उसमें निशाना साध देता है। दुश्मन होगा, होता है ना, क्लास में 2 ग्रुप्स बट रखे होते हैं, ठीक है। मॉनिटर सोचता है अब तो मैं पावरफुल बन ही गया हूँ, अब इसकी बैंड बजाऊंगा। तो अनिल को कहता है ये कि मैं आज तेरी कंप्लेंट करूंगा मैडम जी से, ठीक है, अब तेरी बजेगी बैंड। तो अनिल कहता है कि भाई साहब मैंने किया क्या है, मेरी क्यों कंप्लेंट करेगा, मैं तो शांति से अपना बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सुरेश सोचता है ना बेटा आज तो करूँगा तेरी कंप्लेंट। तो मैम जब आती हैं तो सुरेश क्या कहता है मैम को, मैम अनिल बहुत तेज़ बात कर रहा था, ठीक है, इससे क्या हो रहा था, क्लास डिस्टर्ब हो रही थी और ये मेरी बात भी नहीं सुन रहा था, ठीक है। तो अनिल भौचक्का रह जाता, कहता अबे क्या बोल रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था। देख रहे हो यहाँ पे लिखता हुआ दिख रहा है, इसके हाथ में पेन है, दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, पेन से लिख रहा है, तो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो ये सुरेश फंसा देता है उसको, कहता है ये मन में सोच रहा होगा अनिल, अरे तो क्या हो गया भाई, आज तो गलत ही आ गया स्कूल, आज तो एब्सेंट ही हो जाना चाहिए ना। तो मैडम कहती है अनिल को कि बेटे अब तूने बहुत बदमाशी कर ली, ठीक है, अब तू स्कूल के बाद रुकेगा, ठीक है, और स्कूल के बाद रुकेगा और 100 बार लिखेगा आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, ठीक है, 100 बार तुझे ये लिखना है। अनिल कहता है बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, ये कहता है मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टोरी आप सोच रहे होंगे क्यों बताई गई है, ये तीसरे पॉइंट को ही जस्टिफाई करती है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत दर्शाती है कि पावरफुल अथॉरिटी से बचाता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे पावरफुल अथॉरिटी किसके पास थी, मॉनिटर के पास थी, ठीक है। अब इस बेचारे को अनिल को इसने फंसा दिया, ठीक है, और उसे डांट पड़ गई। तो इसी तरीके से होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा कोई सिस्टम दे ही नहीं रखा हो, तो अगर मान लीजिए कि हम एग्जांपल ले लें कि जिन नेताओं को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिन लीडर्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें अपना मतलब देखिएगा तो रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं, कल को जाके हो सकता है कि वो देखिएगा तो अपनी अथॉरिटी हम पे चलाने लग जाए, ठीक है, कुछ भी रूल ला के हम पे थोपने लग जाएं, बैंड बजा दे सोसाइटी की, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए ना। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें सेफ गार्ड करता है पावरफुल अथॉरिटीज से, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसीलिए कहा था दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए इन सुरेश जनाब को, बेचारे अनिल को फंसा के खुश हो रहे हैं कि आज मज़ा आ गया, आज ज़बरदस्त मज़ा आ गया, ठीक है, अपना हिसाब किताब पूरा हुआ, ठीक है, होते होंगे, ठीक है। आप भी अगर स्कूल में होंगे तो आपका भी कोई मॉनिटर होगा, हो सकता है आप भी मॉनिटर हो। ऐसे काम नहीं करने दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए एक अनदर पॉइंट है, ठीक है, 4th पॉइंट देखिए क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी इज टू एंश्योर दैट डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल और ग्रुप, ठीक है। अब आप सोचेंगे इसका क्या मतलब है, देखिए क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये हमें डोमिनेंट ग्रुप से भी सेफ गार्ड करता है। आप पूछेंगे कैसे, देखिए डोमिनेंट ग्रुप ना जो होते हैं सोसाइटी में, वो लेस पावरफुल ग्रुप को ना दबा ना सकें, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को दबा ना सकें, उसमें भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा तो मदद करता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि कोई मेजॉरिटी में तो आगे माइनॉरिटी की बैंड बजा दें। अब आपको भी एक स्टोरी से समझाता हूँ। तो देखिए क्या होता है ना, एक क्लास में क्या होता है, बच्चे होते हैं, तो बच्चों में क्या होता है ना, लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है और लड़कियां कम होती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, अब जो लड़के वीडियो देख रही होंगी वो उल्टा कर लें, पर यहाँ पे इस क्लासरूम का जो एग्जांपल है इसको हम देखते हैं। तो लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं, गेम्स का पीरियड होता है, ठीक है। तो लड़के कहते हैं हम तो क्रिकेट खेलेंगे, तो लड़कियाँ कहती हैं कि नहीं यार आज थोड़ा चेंज लाते हैं, आज बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो लड़के कहते हैं ना हम तो क्रिकेट खेलेंगे, लड़के कहती है बास्केटबॉल। तो इनमें बहस होती है, तो दोनों जाते हैं मैडम जी के पास। मैडम जी क्या करती हैं, ठीक है, वही डेमोक्रेटिक अंदाज में कि जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, ठीक है, और जो बच्चे बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। तो जाहिर सी बात है जब लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो लड़के जीत जाते हैं। तो ये देखिएगा तो ये शोएब अख्तर, ठीक है, शोएब अख्तर अपने आप को समझ रहे हैं, बॉल हंसते हो जाते ही वी हैव वॉन, ठीक है। तो लड़की कहती है ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, कहती है जाहिर सी बात है भाई तुम जीत ही जाओगे, तुम्हारे लड़के ज़्यादा हैं, मतलब तुम्हारी क्लास में लड़के ज़्यादा हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये लड़की जाती है अपनी फ्रेंड से, कहती है यार वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट, कहती है कि हमें हर बार वही चीज़ गेम खेलना पड़ता है जो ये लड़के चाहते हैं, ठीक है। हमारी बैंड बज जाती है, क्यों बैंड बज जाती है, क्योंकि लड़के हैं मेजॉरिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी जो इसकी दोस्त होती है कहती है कि मैम को कोई और उपाय निकालना पड़ेगा ताकि हमारी भी जो विशेष है वो सुनी जा सकें, नहीं तो ऐसे तो पता चला कि पूरे साल गेम्स का पीरियड आ रहा है, ये क्रिकेट ही खेल रहे हैं और हम कोने में जाके बैठ गए, ठीक है, बेंच पे बैठ गए, तो ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। अब बाई चांस अगर सोच लीजिए लड़कों उल्टा कर दे तो लड़कियाँ ज़्यादा वो कहेंगी कि हम बास्केटबॉल खेलेंगे, लड़के कम है, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। फिर अगर डेमोक्रेटिक अंदाज में पूछा गया कि हाथ उठाओ तो लड़कियाँ जीत गई, वो बास्केटबॉल खेलेंगे, फिर लड़के जाके दुबुक के बैठ जाएंगे कि हमें तो आज खेलने ही नहीं दिया यार, ऐसे थोड़ी चलेगा, मनमानी चल रही लड़कियों की तो वही सिस्टम है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि जो डोमिनेंट ग्रुप था ना, डोमिनेंट ग्रुप क्या होता है, बॉयज़ का ग्रुप देखिएगा तो डोमिनेंट यहाँ पे दिखाया गया है और गर्ल्स लेस पावरफुल दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी में बॉयज़ थे ना, इन्होंने लड़कियों को दबा दिया, अब इनको कोई चारा नहीं था, इनको साइड में हट जाना पड़ा, तो ये दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे बात लिखी गई है कि मेजॉरिटी शुड नॉट एक्सक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। मेजॉरिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर वो मेजॉरिटी में है, वहाँ संख्या ज़्यादा है, तो क्या करें, वो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को हर्ट करें, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को दबा दें, ठीक है, सप्रेस कर दें, आप इसे कह सकते हैं। तो इसलिए टायरनी ऑफ मेजॉरिटीज शुड बी चेक्ड, ठीक है। जो टायरनी है ना, टायरनी मतलब यहाँ समझ सकते हैं कि मेजॉरिटीज़ की जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है ना, ठीक है, मेजॉरिटी जो भी कर रहे हैं तो उन पर एक चेक बना के रखना, नज़रें बना के रखना कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे माइनॉरिटीज़ हर्ट हो। अब फॉर एग्जांपल अगर देखिएगा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर हम, तो एक कंट्री है, मान लीजिए उसमें एक रिलीजन की जो संख्या है वो मेजॉरिटी में, दूसरा रिलीजन वहाँ पे माइनॉरिटी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेजॉरिटी में माइनॉरिटीज़ की बैंड बजाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इससे भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि ताकि कोई गवर्नमेंट कह रहा हूँ, डोमिनेंट ग्रुप जो है वो लेस पावरफुल ग्रुप यानी माइनॉरिटीज़ को दबा ना सके, उनको मतलब परेशान ना कर सके, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा तो इसमें भी हमारी मदद करता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था तो हमने सिर्फ मेजॉरिटी ग्रुप को देख लिया था, हमने हर वो इंसान को देखा जो इस देश में रहता है, वो क्या चाहता है, हर उस इंसान को देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं मदद करता है, ठीक है। वही जो पहला पॉइंट था आज के इस वीडियो का, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पे देखिएगा तो पूरे टॉपिक में आपका चलती हुई आ रही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए ज़रूरी होता है देश को चलाने के लिए स्मूथली। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए, जैसे हमने फुटबॉल का एग्जांपल लिया था कि रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, अगर फुटबॉल गेम को अच्छे से चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी ज़रूरत होती है, सोसाइटी को अच्छे से गवर्न करना है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये माइनॉरिटीज़ की तो बैंड बजा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके जिनके पास पावरफुल अथॉरिटीज़ थी वो भी बैंड बजा देते हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल सिस्टम की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो फिफ्थ पॉइंट आप सुन के ना थोड़े बहुत चौंक जाएंगे, ठीक है, थोड़े बहुत मतलब देखिएगा तो क्या सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा दोस्तों, ये हमें अपने आप से भी सेव करता है। हमें अपने आप से भी सेव कैसे करते हैं कि ताकि हम जल्दबाजी में कोई ऐसी देखिएगा तो सिचुएशन ना आ जाए कि जिसमें हम कोई गलत डिसीजन ले लें और वो गलत डिसीजन बाद में जाके लॉन्गर टर्म में क्या करें, हमें हर्ट करें, हमारे देश को हर्ट करें, हमारी सोसाइटी को हर्ट करें, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स ऑफ दैट कंट्री वी बिलीव इन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से भी प्रोटेक्ट क्यों करता है कि ताकि कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, कभी कुछ गलत बोल देते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका हमें एडवर्स इफेक्ट देखना शुरू हो जाता है थोड़े टाइम बाद, जिससे क्या होता है हमारी कंट्री को उससे सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो सके तो देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से भी प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखिएगा तो वन वे विश फॉर डिक्टेटरशिप, फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, बट इन लॉन्ग रन इट इज़ अगेंस्ट अवर डिसीजंस। अब देखिए क्या है, एक बंदा परेशान हो चुका है पार्टी पॉलिटिक्स से। पार्टी पॉलिटिक्स से यानी पता चला कि ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी आपस में लड़े जा रहे हैं, एक अपनी गलतियाँ बता रहे हैं, सॉरी एक दूसरे की गलतियाँ बताए जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ अगर गलत कर दे तो ऑपोजिशन उठ के आ जाते हैं, कुछ सही कर दे तो ऑपोजिशन उठ के आ जाते हैं, काम धाम अच्छे से चल नहीं रहा है। तो जो एक बंदा होगा, ठीक है, मान लीजिए ये सब फॉलो कर रहा है, तो पार्टी एक देश में रह रहा है और इन पार्टी पॉलिटिक्स से वो परेशान हो गया, गुस्से में कहता है कि यार काश डिक्टेटरशिप एग्जिस्ट करती इस कंट्री में, कम से कम एक ही रूलर होता, ठीक है, एक ही बंदा होता और डिक्टेटर करता, कोई उसके ऑपोजिशन में मतलब होता ही नहीं। तो ऐसा कोई सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम यानी कि आप कभी भी क्या होगा, किसी के भी मतलब डिसीजन पे आवाज़ उठा सके, कोई ऑपोजिशन नहीं होता तो हल्ला गुल्ला भी नहीं होता। अब ये उस टाइम पे जो सोच रहा है ना, ये जल्दबाजी में सोच रहा है बंदा कि डिक्टेटरशिप हो जानी चाहिए होती, ठीक है।
डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए थी, फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है उससे पार्टी पॉलिटिक्स से। बट इन द लॉन्ग रन अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो क्या ये डिसीजन सही था? बिल्कुल नहीं सही था। क्योंकि डिक्टेटरशिप मान लीजिए आपको 1-2 दिन सही लगेगी, उसके बाद पता चलेगा जब एक ही बंदा, ठीक है, जो उसके मन में आ रहा है वही चीज़ करे जा रहा है, और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो क्या है कि 5 साल बाद अगर नहीं आप कोई पार्टी से पार्टी के जो आपने रिप्रेजेंटेटिव अपना चुना है उससे संतुष्ट नहीं हुए, दूसरे को चुन लो, उसके बाद नहीं हुए तो तीसरे को चुन लो। पर डिक्टेटरशिप में पता चलो बैठा हुआ सालों तक, आप परेशान हो चुके, आपकी धज्जियाँ उड़ रखी हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या करता है, हमें भी मदद करता है कि हम अपने क्या बोलते हैं, अपने आप से भी मतलब सेव करता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। अब आप सोचेंगे इसका भी एक स्टोरी सुना दीजिए, ठीक है, जो सुना देते हैं यार आपके लिए। तो यहाँ पे देखिएगा एक शबनम लड़की है, ठीक है, और ये डिसीजन में फंस गई है। अब डिसीजन देखिए क्या है ना, इसके लिए मैं बताता हूँ, ये जो डिसीजन लेने वाली इसका क्या है कि इसे कल टेस्ट है इसका, और इसे 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। पर उसी टाइम पे इसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आ रहा है जिससे ये छोड़ना नहीं चाहती, जिसको ये इसका मतलब शबनम को उस टीवी प्रोग्राम को देखना ज़रूरी है क्योंकि मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर ये मतलब वो हाँ क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज़न में पड़ जाती है कि आखिर मैं पढ़ाई करूं या फिर टीवी देख लूं, ठीक है। अगर मैं टीवी देखती हूँ, अपना फेवरेट प्रोग्राम देखती हूँ, तो शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि ताकि मैं रिवीजन कर पाऊँ इन 2 टॉपिक्स की, ठीक है। तो इसके पास देखिएगा 2 डिसीजंस हैं, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखिएगा, इसके हिसाब से, ठीक है, शबनम के हिसाब से, तो इसके लिए तो दोनों डिसीजन सही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो टीवी प्रोग्राम आ रहा है इसको अच्छा नहीं लगता फिर भी देखना है, उस टीवी प्रोग्राम भी इसको अच्छा लगता है, पढ़ाई भी करनी है, दोनों डिसीजन इसके लिए सही हैं। पर अगर टाइम का महत्व देखिएगा, क्या उस टाइम पे उसके लिए टीवी देखना ज़रूरी है? उसके लिए टीवी देखना ज़रूरी है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। उसके लिए उस टाइम पे क्या टाइम उससे डिमांड करती है कि तू बेटा पढ़ाई कर ले, ठीक है, 2 चैप्टर रिवाइज कर ले और कल अच्छा नंबर ले आ। तो ये कन्फ्यूजन में पड़ी रहती है। तभी इससे इसकी मदर जो होती हैं, ठीक है, ये शबनम से क्या कहती हैं कि यार तू परेशान क्यों है, ये टेंशन क्या हो गई, ठीक है। तो कहती है कि देखिए मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, और मेरा भी मन कर रहा है बहुत तगड़ा देखने का, ठीक है, मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम है। अब क्या है ना कि अगर आप लोग टीवी देखते रहेंगे ना तो मेरा भी मन कर जाएगा, मेरे को भी मतलब जोश चढ़ जाएगा टीवी देखने का, ठीक है। तो ये आइडिया देती है कि आप दोनों भी टीवी मत देखो, तो मेरे को भी मन नहीं करेगा, मैं अपने आप को भी मतलब दिमाग को कंट्रोल करके पढ़ने बैठ जाऊंगी, ठीक है। तो इसके मम्मी पापा कहते हैं ठीक है तू बेटा पढ़, हम टीवी बंद कर देंगे, तेरे लिए टीवी का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, टीवी प्रोग्राम का, जा बेटे पढ़, ठीक है। तो इस शबनम जाती ही पढ़ती है, 2 चैप्टर ये रिवाइज करती है, और क्या होता है अगले दिन टेस्ट में लास्ट मतलब जो 2 चैप्टर्स कह रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा फम्बलिंग होगी, लास्ट 2 जो आपके चैप्टर्स होते हैं इनके शबनम के, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है इसने रिवीजन कर रखी है, तो नंबर भी अच्छे आएंगे, तो मतलब ये भी खुश, मम्मी पापा भी खुश, उसके बाद जितना टीवी देखना है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 डिसीजंस थे, मम्मी ने हेल्प की इसकी, ठीक है, वही उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करेगा, ठीक है, हमें अपने आप से बचाने के लिए मम्मी ने हेल्प की, मम्मी ने इसे उपाय दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसीजन अच्छा किया, पढ़ाई को चूज़ किया इसने, ठीक है, उस टाइम पे। तो टाइम का भी महत्व आ जाता है डिसीजन देखने में, डिसीजन चुनने में। आपके लिए हो सकता है दोनों डिसीजन सही हों, पर ये भी थोड़ा सोचना होता है कि अगर वो 2 डिसीजंस हैं, क्या वो इस टाइम पे सूट कर रहे हैं? एक डिसीजन होगा आपके लिए सूट करेगा उस टाइम पे, टाइम का भी महत्व आ जाता है, वो टाइम कौन सा। तो वही अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपके पास भी काफ़ी सारे डिसीजंस होंगे, ठीक है। तो उस डिसीजन को चूज़ कीजिएगा दोस्तों जो आपके लिए उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या होगा? अब मान लीजिए आपका 6 महीने बाद कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, वैसे देखिएगा तो जून में आपका एग्ज़ाम होता है, 2022 में ही होगा। तो क्या होगा कि आपके लिए अभी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप जाके 2 मूवीज़ देख के आ रहे हैं थिएटर में, मूवीज़ आपको अच्छी लगती हैं देखना, पर उस टाइम पे आपके लिए क्या ज़रूरी होगा? पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होगा। 2 डिसीजंस आपके पास भी होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, 5th पॉइंट था आपका। तो आज आपका फर्स्ट पार्ट देखिएगा तो हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि आखिर वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला है दोस्तों आपको समझाने के लिए। अगर कहीं कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा था नेपाल के ऊपर कि भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल से अपनी बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है, कितने राज्य हैं, नेपाल की कैपिटल क्या है, नेपाल की करेंसी क्या है, और नेपाल अपनी जो बाउंड्री भारत से कितने किलोमीटर में टोटल टच करता है, कितने किलोमीटर से टोटल, तो आपको लेंथ बतानी है पूरी।
इंटरेस्टिंग टॉपिक था दोस्तों। कल हम करेंगे दोस्तों फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान के कुछ फीचर्स हम देखने वाले। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान कहते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये था, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी नॉलेज सुनने को जानने को मिली होगी। नोट्स आपने बनाए होंगे, अपनी किताब आपने सामने खोल के अच्छे से समझा होगा इस टॉपिक को। अगर आप देखिए दोस्तों ये वीडियो से सही में अगर संतुष्ट है ना, तो तभी नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों में तो ज़रा भी मत भूलिएगा, उनको भी पता चल सके कि मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए भी जानना। नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे दोस्तों हम फीचर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।